दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तकनीकी तौर पर मंदी की चपेट में हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगातार चौथी तिमाही में 0.3% की गिरावट आई है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। कृषि अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में गिरावट आने को मंदी के रूप में देखा जाता है। साल 2020 की पहली छमाही के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पहली बार मंदी में आई। अर्थव्यवस्था का आकार घटने से जापान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा है और इसकी जगह अब जर्मनी ने ले ली है। सर, दुनिया की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा अगर दो अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में हैं? ब्रिटेन और जापान को हम अलग अलग करके देखते हैं क्योंकि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आयाम अलग अलग हैं। ब्रिटेन में 14 साल से जो इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के दौर से आना शुरू हुआ था, वो संभल नहीं पाया। और ब्रिटेन में चूंकि ये आंकड़ा जो मंदी में स्लिप करने का है, क्योंकि लगातार हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट देख रहे हैं। ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं इस साल और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए, कम से कम थोड़े तो ग्रीन शूट्स, थोड़ी तो उम्मीदें जगती दिखाई दें। लेकिन टेक्निकली 2023 में ब्रिटेन तकनीकी तौर पर रिसेशन में चला गया क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और ये बेहद बड़ी चुनौती है ब्रिटेन की सरकार के लिए जो चुनाव में जाने वाली है, क्यों मंदी की अर्थव्यवस्था के साथ चुनाव में जाएगी। दूसरी तरफ जापान है। जापान की अर्थव्यवस्था तकनीकी तौर पर रिसेशन में इसलिए आ गई क्योंकि लगातार दूसरा क्वार्टर था जहां अर्थव्यवस्था में स्लिपेज दिखाई दिया। हालांकि जापान की अर्थव्यवस्था में इसके कई सारे और भी कारण थे। जापान ने ब्याज दरों को लेकर एक सख्त रुख अपनाया था, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी, महंगाई बढ़ी थी तो उसका सामना करने की कोशिश की गई थी, महंगाई का भी असर दिखाई दिया था। लेकिन अब वहाँ डिमांड पर इसका असर दिखने लगा है। जापान का रिसेशन में स्लिप करना दुनिया के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की तो स्थिति ब्रेग्जिट के बाद से ऐसी ही है, नरम गरम ही है। यूके की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी रिकवरी ब्रेग्जिट के बाद से नहीं दिखाई दी। लेकिन जापान एक ऐसा डेस्टिनेशन बन रहा था जहां चीन से निवेश शिफ्ट हो रहा था। हम आपको बता भी रहे थे कि चीन से निकलने वाले जो निवेशक हैं वो अपना पैसा जापान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जापान में इस क्वार्टर के आंकड़े ने इस उम्मीद को कि जापान में मजबूती दिखेगी उसे निराश किया है। अगर ये क्वार्टर के बाद रिकवरी आती है तो शायद हो सकता है उत्साह में कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन हमें देखना होगा कि अगले 1 महीने 1.5 महीने के भीतर कैपिटल का फ्लो दुनिया में किस तरफ वापस होकर घूमता है, क्योंकि जापान चाइना के डिक्लाइन की स्थिति में, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति में एक उम्मीद की संभावनाओं का बाजार बनकर उभर रहा था। तो अब देखिए जापान डिक्लाइन में है, यूके की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन में है। चीन को लेकर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 5% से नीचे की विकास दर बनने की संभावना दिख रही है। तो तीन ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल ग्रोथ के लिए, ग्लोबल मांग के लिए, डिमांड के लिए बड़ी चुनौती रहेंगी। अगले कुछ महीनों में हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की एजेंसियों के आकलन बदलते दिखाई देंगे इन दोनों आंकड़ों के बाद। चलिए, तो अभी भी जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्थाओं के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत जो है वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।